इंडिया न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। 11 तारीख को यानी परसों पहले चरण के लिए 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। देश की जनता के सामने 2 विकल्प होंगे, मोदी सरकार को दोबारा चुनने या फिर विपक्ष को मौका देने का। कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए साफ कर दिया था कि राष्ट्रवाद उनका मुख्य चुनावी एजेंडा होगा, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 को हटाना, इसके साथ ही संविधान के दायरे में राम मंदिर का निर्माण शामिल है। जबकि इससे पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में देश के सभी लोगों से न्याय का वादा किया था, जिसमें 20% गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देना, मनरेगा में 150 दिन का रोजगार, देशद्रोह की धारा 124 को खत्म करना और एफपा पर समीक्षा की बात कही गई है। तो आज देश का सवाल में पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले बहस इसी बात पर होगी कि न्याय और राष्ट्रवाद में से कौन सा मुद्दा भारी रहने वाला है। एक तरफ हमारी नीति और नियत है और दूसरी तरफ हमारे विरोधियों का दोहरा रवैया है। साथियों, आतंकवादियों के अड्डों में घुसकर मारेंगे, आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर मारेंगे, ये नए भारत की नीति है। आतंक को हरा कर ही हम दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादियों के मन में हमने एक नया विश्वास जगाया है। अब जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य बनने का हमारा संकल्प हम सामने देख रहे हैं परिणाम को। साथियों, घुसपैठियों की पहचान का हमने वादा किया था। ये बड़ा काम हम शुरू कर चुके हैं। अब घुसपैठ का पूरी तरह बंद करेंगे, ये हमारा संकल्प है। नक्सलियों पर प्रहार और आदिवासी भाई बहनों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। हम नक्सल माओवाद से मुक्त हिंदुस्तान का हमारा संकल्प है। देश की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में फैलाने का काम हमने किया है। इसी विरासत को हर प्रकार के आघात से बचाने के लिए तैयार करना, ये हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा आपने सुना। इससे पहले राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट किया, पीएम मोदी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। ट्विटर पर क्या लिखा है राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, कांग्रेस का घोषणा पत्र बाकायदा लोगों से चर्चा कर तैयार किया गया है। इसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों से राय ली गई है, बातचीत की गई है। बीजेपी का मैनिफेस्टो बंद कमरे में तैयार किया गया है। ये एक उस व्यक्ति की आवाज है जो अदूरदर्शी है। राहुल गांधी ने ये ट्विटर पर निशाना साधा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का सवाल में आज की बहस की शुरुआत करें, उससे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा देते हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। प्रोफेसर संजीव तिवारी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मनीष अवस्थी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर। और साथ ही रोहित चहल का इंतजार है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शुरुआत में आलोक जी आपके साथ, नजर आपके कुर्ते पर गई, भगवा रंग में आज आप हैं। देश की जनता भरोसा आप पर क्यों करे, क्यों कांग्रेस को मौका दे? 1 मिनट में आप अपनी बात रखिए। नहीं, मैं समझ नहीं पाया, एक पत्रकार भगवा रंग को भी किसी पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। पत्रकारिता कहां जा रही है? अब मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे कि मैंने शुरुआत में इंटरप्ट कर दिया। मैंने तो ये कहा नहीं, मैंने कभी भाजपा का नाम ही नहीं लिया। मैंने नहीं कहा, मैंने भाजपा का नाम तो मैंने भी नहीं लिया। तो सवाल मुझ पर उठा दिया। भाजपा का नाम मैंने भी नहीं लिया,
लेकिन आप सवाल पूछिए। तो आपने कहा ना मैंने किस पार्टी से जोड़ा, देखिए मैंने किस पार्टी से जोड़ा? नहीं, भगवा कपड़े पहने हो, आप काले कपड़े पहने हो, इसका मतलब इस डिबेट से क्या लेने देना? मैं समझ रंगों की राजनीति आप लोग तो करते हैं ना, मैंने तो एक लाइटर नोट पर बात कही ना, हम लोग लाइटर नोट पर आप बात कही, भगवा आतंकवाद का जिक्र करके आप भगवा रंग को एक धर्म से जोड़ देते हैं, आप आतंकवाद से जोड़ देते हैं। मैंने नहीं, आप लोगों ने नहीं, आपकी शांत बैठता हूं भाई। किसने कहा था? सुशील चंद्र जी ने कहा था, पी चिदम्बरम ने कहा था। मैं शांत बैठता हूं प्रभु, धन्यवाद। नहीं, शांत नहीं, बोलने के लिए बोला है आपने, पहले मेरे पर सवाल उठा दिया इसलिए मैंने बोला। चलिए, आपका सवाल है तो पूछिए। नहीं, मैंने बोला 1 मिनट में अपनी बात, चूंकि पहले चरण के प्रचार के लिए चुनाव का शोर थम चुका है, तो आपकी पार्टी किस तरीके से लोगों के बीच है, इन 91 सीट जो लोकसभा सीटें हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से 5 वर्षों में मोदी जी की सरकार 2014 में जिन झूठे वायदों के साथ आई और उन जिन वायदों का पूरी तरह से देश की जनता ने देखा कि किस तरह से उनको झुठला दिया गया। आज देश की जनता पूछ रही है कि 2014 का माफी पत्र कहां है? 2014 में जो 2 करोड़ रोजगारों की बात कही गई, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, रुपया डॉलर की तुलना में सस्ता हो जाएगा, किसान की आत्महत्या रुक जाएगी, काला धन वापस आएगा, उन सब बातों का आज उनके मैनिफेस्टो में जो संकल्प पत्र है उसमें कहीं जिक्र नहीं है। मोदी जी आज भी बाहें फैलाकर राष्ट्रवाद के ऊपर भाषण दे रहे हैं। मोदी जी, हम पूछना चाहते हैं, इतना अच्छा अगर आपने राष्ट्रवाद पे काम किया 5 वर्ष, जम्मू कश्मीर के हालात इतने सुधार दिए, तो वहां पर विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं हो रहे? 500 जवान वहां पर शहीद हुए, जिस तरह से पुलवामा की घटना घटी, 350 किलो आरडीएक्स आता है, इंटेलिजेंस फेलियर होता है, उसके बावजूद आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद होना किसी भी भारतीय के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रवाद क्या है और कपटी राष्ट्रवाद क्या है, आज देश ये देख रहा है। आप 9 बार नवाज शरीफ से मिले, वो राष्ट्रवाद है। आडवाणी जी, अटल जी, आप सब लोग बिना बुलाए वहां पाकिस्तान चले जाएं, वो राष्ट्रवाद है। आईएसआई यहां पर पठानकोट में जांच करने आ जाए, वो भी राष्ट्रवाद है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से एक राष्ट्रवाद का धतूरा पूरे देश को चटा दिया गया है, ये सचित असली राष्ट्रवाद नहीं है, ये कहीं ना कहीं कपटी राष्ट्रवाद है। और इस कपटी राष्ट्रवाद के आवरण में पूरी सरकार की विफलताओं को छुपाया जा रहा है। किसान पूछ रहा है मेरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहां चला गया, युवा पूछ रहा है मेरा रोजगार कहां है, रोजगार के आंकड़े तक आप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज देश की जनता को, बीजेपी को उत्तर देना होगा कि 2014 में जो वायदे हुए थे उनका क्या हुआ। धारा 370 हटाएंगे, भाई कब हटाएंगे? 5 साल तक देश की जनता ने इंतजार किया कि आप वहां पर धारा 370 को मजबूत करने गए थे। जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पीडीपी के साथ रहा तो उसमें मजबूत करने की बात की थी, और 35A पर कोर्ट में आपने स्टैंड लिया सरकार ने कि हम इस धारा 35A से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने 6 महीने में, जहां पर आप भी शामिल थे, नेगेटिव रिस्पांस दिया कि हम इसको हटाना नहीं चाहते हैं, और केंद्र सरकार ने आज तक कोई रिस्पांस नहीं दिया 2014 से अभी तक। तो देश को गुमराह करना बंद कीजिए, मुख्य मुद्दों पर बात कीजिए। आलोक जी, राष्ट्रवाद का आपने जिक्र किया, हम कल इस पर चर्चा भी कर रहे थे, आप ही थे, और मैंने पहले बीजेपी से ही सवाल लिए थे और इस पर कई सारे सवाल पूछे थे, अगर आपको याद भी होगा। राष्ट्रवाद का मुद्दा आगे करने का मौका दिया किसने? एयर स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो सबूतों पर सवाल उठाए जाते हैं, पूछे ये जाते हैं कि पेड़ गिराए गए या आतंकी मारकर आए, आतंकी मरे तो कितने मरे? 8 लोग आते हैं, सैम पित्रोदा कहते हैं कि 8 लोग आते हैं, लोग या आतंकी, सवाल यहां पर उठता है। उसके लिए पूरे मुल्क को सजा क्यों पाकिस्तान की पैरवी आपके नेताओं के द्वारा की जाती है? अब मैं उत्तर देना चाहूंगा। एक और इसमें मैं जोड़ दूं, देशद्रोह की धारा हटाने की बातचीत आप लोगों की ओर से की जाती है। इसका मतलब इस देश में खुली आजादी हो जाएगी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसके नारे लगा लिए जाएं। तो ये तो मौका आप लोगों ने दिया ना। अगर शांत रहते तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये बेहतर होता और बीजेपी को राष्ट्रवाद का मुद्दा आगे करने का मौका नहीं मिलता? देखिए, मैं समझता हूं कि राष्ट्रवाद क्या है देश की जनता समझ गई है। जो 4 मूल प्रश्न आपने पूछे मैं उनका उत्तर दूंगा कि हमने कब मौका दिया। भाई, आप पाकिस्तान के साथ पप्पी झप्पी करें, 9 बार जाकर मिले, वो आपका राष्ट्रवाद है। हम ये पूछ रहे हैं कि भाई आप सेना के ऊपर किसी भी तरह की बयानबाजी ना करें तो हम देशद्रोही। देश का डिफेंस मिनिस्टर आगरा में जाकर कहता सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए हुई कि आरएसएस की प्रेरणा थी। मोदी साहब, जिस समय पर आरएसएस का नामो निशान नहीं था, उस समय पर इस सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आप बात करते हैं पेड़ की, एसएस आलूवालिया ने पहले बयान दिया था या पेड़ वाला बयान पहले आया, जबकि मैं उस पेड़ वाले बयान से भी सहमत नहीं हूं। लेकिन आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि अमित शाह जी कौन से हवाई जहाज के ऊपर बैठकर गए थे जो गिनकर आए थे कि 250 वहां पर आतंकवादी मरे? कौन सा हवाई जहाज पर बैठकर गए थे कि पेड़ गिराए गए, आतंकी नहीं मरे? आप समझते हैं अमित शाह जी ने ठीक किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक किया था। एंकर तमाम एंकर्स ने आंकड़ा 300-400 तक पहुंचा दिया था। अमित शाह जी ने सारे एंकर्स के ऊपर काम के ऊपर पानी फेर दिया। भाई 250 आप बताकर वोट मांगेंगे, कौन सा सोर्स रहता है? मुझे समझ में नहीं आता। बताइए ना, अमित शाह जी का कौन सा सोर्स था?
हम केवल ये पूछना चाहते हैं राकेश जी, हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपके पास आंकड़ा है तो आप आंकड़ा दें, आंकड़ा नहीं है, एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है, अमित शाह जी के पास आंकड़ा है, आप आंकड़े बताकर वोट मांगेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे। एसएस आलूवालिया जिन्होंने कहा कि वहां पर कुछ नहीं हुआ, पर आपने सवाल उस सवाल के समर्थन में एसएस आलूवालिया कहा जाता है कि पेड़ गिरे हैं आतंकी नहीं मरे। सर एसएस आलूवालिया को इस पर आप सवाल, मुझे लगता है कि एसएस आलूवालिया को मंत्रिमंडल से पहले दिन ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। सबसे पहला उनका स्टेटमेंट आया, आपकी पार्टी को आया था कि कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। एक मिनट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जहां तक सैम पेट्रोडा जी के बयान की बात है, मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूं। जहां तक बात आपने 124A की कही है, मुझे बताइए पिछले 5 वर्षों में 169 केसेस रजिस्टर हुए हैं, चार्जशीट 96% केसेस में चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, उसका दुरुपयोग पिछले 5 वर्षों में ज्यादा हुआ है। जिस व्यक्ति के ऊपर कन्हैया जहां यहां पर बैठकर डिबेट आपके स्टूडियो में करके गया था, पहली डेट पर उसको हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। जिस कानून का दुरुपयोग ज्यादा हो उसको हटा देना चाहिए, हमारा ये मानना है। पिछले 70 सालों में आप लोगों को नहीं समझ में आया था, आप लोगों को लगा कि एक खास वर्ग को हम खुश कर सकते हैं, वो काम आप लोगों ने कर दिया। पिछले 70 सालों में कर देते ना। आपको ये नहीं पता है शायद कि 124A एक खास वर्ग जिसका बार बार आप लोग नाम लेते हैं उसके ऊपर नहीं लगा है, बहुसंख्यक के ऊपर ज्यादा लगा है। लेकिन आप लोगों को भी केवल भाजपा की बात बताइए आलोक जी, फिर मैं रोहित जी का रुख करूंगा। नहीं, मुझे केवल बताइए, आपको पता किसके ऊपर कितना देश में आजादी होगी नारे लगाने की कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, आजादी होगी? मैं उत्तर दूंगा, बिल्कुल नहीं होगी। क्या ये देशद्रोह नहीं होगा? सर ये नारे कब लगे, किसका शासन था? मोदी जी का। क्या वो आज तक अरेस्ट हुए? किसी एंकर की हिम्मत हुई किसी टीवी चैनल की एक शो कर दे कि वो लोग आज तक टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग आज तक अरेस्ट हुए? जवाब देने एक मिनट सर, उसका कारण था वो बीजेपी के लोग थे। आप लोग पूछ नहीं सकते सवाल, अगर पूछ सकते हैं तो पूछिए जरा। ठीक है, मनीष जी आप कुछ बोल रहे थे, फिर मैं रोहित का रुख करूंगा। नहीं, मैं आलोक जी आपसे एक ही चीज का आग्रह करूंगा कि आप सीधे तौर पर हम लोगों पर ये उंगली ना उठाएं कि आप लोग केवल भाजपा की बात करते हैं। आप भी समझदार प्रवक्ता हैं और आपको हम समझदार के साथ साथ बुद्धिजीवी भी मानते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि बोलने के पहले कदापि 2 बार सोचें और फिर कुछ कहें। एंकर अगर मेरी जैकेट के कलर पर बोलेगा तो क्या? माहौल को हल्का करने के लिए आपके रौद्र रूप से घबराया हुआ था एंकर, आपके रौद्र रूप से घबराया हुआ था, इसलिए माहौल को हल्का किया। बहुत से एंकर्स को यहाँ तक है कि बीजेपी के लोगों को छूट दे रखी है। देशद्रोही ये कहिए, आतंकवादी कहिए, कुछ भी कहिए, आप लोग बार बार भगवान छूट दे रखी। ठीक है, मैंने अगर कर दिया तो आप लोगों ने गुनाह बता दिया। चलिए ठीक है रोहित, आपने सच कह दिया, इनको चुभ। ठीक है सच क्या, किसको क्या चुभा? 1 मिनट रोहित, जवाब देने से पहले आधा मिनट आपके पास। आप बताइए कि आपके घोषणा पत्र पर देश भरोसा क्यों करे, जनता भरोसा क्यों करे? अधिकतर वादे वही है जो 2014 के घोषणा पत्र में थे। देखिए राकेश जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर ये है, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें सीधा सीधा कहा गया नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड और सेल्फ लास्ट। देश पहले है, राष्ट्रवाद पहले है और देश की जो सुरक्षा बल है वो हमारे लिए बहुत पहले है। जिस तरीके से सेना के ऊपर शौर्य और पराक्रम के ऊपर सवाल उठाया जाता है, मैं अभी आलोक जी को सुन रहा था। देखिए आलोक जी की बातों में मुझे इतना हंसी आ रही थी जिस तरीके आलोक जी बातें कर रहे थे। इनका अगर मैनिफेस्टो देखा जाए कांग्रेस पार्टी का, वो सीधा सीधा टुकड़े टुकड़े गैंग का मैनिफेस्टो दिखाई देता है। देश के खिलाफ, देश की अखंडता के खिलाफ दिखाई देता है। जिस तरीके से आर्म्स फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसको किस तरीके से कम करने के और खत्म करने के प्रयास में ये लोग लगे हैं। एक तरीके से सेना के जो हाथ हैं उनको और बांध देने की कोशिश में लगे हैं कि सेना के ऊपर हमले होते रहे, उनके ऊपर पत्थर मारे जाते रहे, उनके ऊपर केस लगवाते रहे, लेकिन सेना कुछ ना करे। यही चाहते हैं, किस तरीके से सेना को कम करने का प्रयास में लगे। इतना ही नहीं, देशद्रोह की बात कर रहे थे। अरे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर कौन खड़ा होता है? आप जमानत की बात कर रहे थे, राहुल गांधी छाती पीटने लग जाते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई हो गई। इतना ही नहीं, इनके नेता जब हमारी सेना वहां पर जाकर एयरफोर्स वहां पे स्ट्राइक करती है तो क्या कहते हैं? अरे सैम पिट्रोडा कहते हैं पाकिस्तान आतंकवादी बोलकर नहीं है। इतना छोड़िए, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं वहां पे जाके पेड़ गिरा के हैं। कपिल सिब्बल जी कहते हैं अरे सबूत दीजिए। अरे इतना ही छोड़िए, इनके नेता संदीप दीक्षित कहते हैं सेना के अध्यक्ष को सड़क गुंडा वीरप्पा मोइली झूठा बना देते हैं एयरफोर्स चीफ को। अरे शर्म आनी चाहिए। देश रहेगा तो ठीक है। रोहित चहल अब 1-2 सवाल मेरे पराक्रम के ऊपर नहीं। एक और विषय देखिए, आज ही एक नक्सली हमला छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। देखिए बहुत ही दुखद घटना है जिस तरीके नक्सली हमला हुआ है, लेकिन सबसे दुख जब होता है जब इनके नेता राज बब्बर जैसे नेताओं को, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को नकता है, जब इनके नेता राज बब्बर जैसे नेताओं को, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को नक्सली क्रांतिकारी दिखाई देते हैं। शर्म आनी चाहिए। ठीक है, देश की सुरक्षा। आपने अपनी बात कह ली, अब आगे बढ़िए। एक बात बताइए,
कुल 50 पेज का घोषणा पत्र है आपका। अगर मैं ठीक हूं, कवर पेज को अगर मिला लिया जाए, सबसे पहले आप राष्ट्रवाद से शुरुआत करते हैं। आप ये मानते हैं कि पिछले 5 सालों में आप लोगों ने जो काम किया था उसका जिक्र आपको पहले नहीं करना चाहिए था, या फिर अच्छा है मौका मिल गया, राष्ट्रवाद को आगे कर दीजिए, सारे मुद्दे पीछे हो जाए? देखिए, क्या राकेश जी, देश की सुरक्षा जो है, नेशनल सिक्योरिटी, वो इशू नहीं होना चाहिए। आज देश के अंदर हमले लगातार पूरे देश भर के अंदर होते रहते थे और कांग्रेस पार्टी मुंह देखती रहती थी। आज एक मजबूत सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक सरकार है और निर्णय लेने की ताकत है हमारे नेता के अंदर। आज हमारी सेना देखती रहती थी कि भैया हमारे को मौका दीजिए, हम दूसरे पाकिस्तान के अंदर हमला करके आएंगे। आज सेना ने अपना पराक्रम और शौर्य दिखाया है पाकिस्तान के अंदर। और इतना ही नहीं, देखिए हर सरकारों ने काम किया है, जरूरत पड़ने पर एक्शन लिए हैं। जरूरत पड़ने पर एक्शन लिया है हर सरकारों ने। आप ऐसा मत कहिए कि जो पहले की सरकारें रही है उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं है। राकेश जी, 2 मैनिफेस्टो है। एक कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जो जिसमें दिखाई देता है कांग्रेस का हाथ जो आतंकवादी, नक्सली और जो माओवादी है उनके साथ। रोहित, मैं बाकी मेहमानों से जल्दी एक सवाल ले लूं, फिर दूसरे सेगमेंट में आपके पास आऊंगा। रोहित प्लीज, रोहित 1 मिनट शांत हो जाइए। रोहित 1 मिनट शांत हो जाइए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग डिफरेंसेस नहीं क्रिएट कर देते एनडीए में? 370-35 पर आपकी अलग राय हो जाती है, जो कि राष्ट्रवाद के एजेंडे में बीजेपी के लिए सबसे आगे है। यानी एनडीए की राय अलग हो जाएगी, बीजेपी की राय अलग हो जाएगी। ये गठबंधन बहुत पुराना है। 96 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और समता पार्टी उस समय हमारी पार्टी का नाम था, और हमारे नेता जॉर्ज साहब और नीतीश कुमार जी, इन तीनों ने बैठकर एक फैसला लिया था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम काम करेंगे और 3 जो बहुत गंभीर मुद्दे हैं उस पर अभी कोई बात नहीं करेंगे। उसमें 370, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का इशू और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन तीनों को हटा करके हम लोगों ने सरकार उस समय चलाई और आज भी हम उस 3 मुद्दे पर कायम हैं। अभी हमारे नेता नीतीश कुमार जी का पिछले महीने एक बयान आया था कि धारा 370 को हटाने के खिलाफ है हम। तो जनता दल यूनाइटेड का यह स्पष्ट मत है कि धारा 370 और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद और यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर हम जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है उससे सहमत नहीं है। ठीक है, चलिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप, मुझे याद है एक दिन आपने कहा था, जिस दिन हम लोग ध्रुवीकरण की राजनीति पर बहस कर रहे थे, आपने बड़े जोरदार तरीके से कहा था साहब हम लोग ध्रुवीकरण नहीं करते हैं। इस पर आपकी लंबी चौड़ी बहस हुई थी। मायावती तो कह देती हैं गठबंधन का हिस्सा है ना, उनके बिहार पर अभी जवाब देंगे। आप लोगों को सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए, बाकी किसी का वोट नहीं चाहिए। नहीं राकेश जी, ये तो वो गलत बात है। उन्होंने जिस जगह पे बोला था वो सहारनपुर में बहुसंख्यक मुस्लिम थे, इसलिए उन्होंने बोला इस बात पे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हमको मुस्लिम का ही चाहिए। अगर ऐसा होता तो हम भी भारतीय जनता पार्टी की तरीके से किसी और धर्म का नाम लिया था और एक ही धर्म को डॉक्टर आशुतोष, मुझे याद दिलाइए किसी और धर्म का नाम लिया था? ऐसा कभी नहीं करते हैं। नहीं, कभी नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हमको नहीं जाति का वोट चाहिए। 7 बार जैसा कि आप बता रहे हैं भाषण में डॉक्टर आशुतोष, उन्होंने 7 बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुस्लिम समुदाय के लोग हमको वोट दे, बीजेपी को तो वोट ना ही दे, कांग्रेस को भी वोट ना दे, बेकार हो जाएगा। और तो और कांग्रेस के प्रत्याशी पर सवाल उठा दिए उन्होंने अगर आप सुनिए, उन्होंने ये बोला कि मुस्लिम साथियों के साथ जिस तरीके से अन्याय हुआ है वो अपना वोट इधर उधर करके बेकार ना करें। तो बातों का आप मतलब समझिए, बिल्कुल मैसेज था। आप हिंदुस्तान में नहीं था कि हिंदू हमको वोट नहीं करेंगे, भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं। आप तो जबरदस्ती उसको आप उन्हीं का वोट चाहिए। उन्होंने कहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो ये उन पार्टियों, देखिए राकेश जी, अगर ऐसा होता तो उन पार्टियों पे सवाल होना चाहिए जो पार्टी, सुन लीजिए, नहीं या तो आप मुझसे सवाल का जवाब ले लीजिए या आप खुद ही सवाल को जवाब देते रहिए अपने आप। जल्दी पूरा करिए डॉक्टर आशुतोष। मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल तो उन पार्टियों से पूछना चाहिए जो 22 करोड़ की जनता में जब विधानसभा चुनाव करते हैं तो उनको एक भी माइनॉरिटीज का एक भी कैंडिडेट नहीं मिलता है जिसको टिकट देना। डॉक्टर आशुतोष, चलिए मैं एक कमेंट ले लूं प्रोफेसर संजीव तिवारी से। ठीक है, मैंने सवाल आपसे पूछा, आपने देश की जनता पर आनी चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान की जनता में आके जो है धर्म की राजनीति पिछले 50 साल से कर रहे हैं। रोहित, चाहे पहले सेकंड में कोई क्रॉस नहीं। प्रोफेसर संजीव तिवारी, 15 सेकंड में आप, न्याय या राष्ट्रवाद क्या भारी? देखिए, राष्ट्रवाद एक व्यापक देश हित है और जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पाकिस्तान के घर में घुस के आतंकवादियों को मारना नहीं है। इसका मतलब है गरीबों को, बेरोजगारों को, किसानों को न्याय दिलाना है।
और जब राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि बेघरों को 1.5 करोड़ बेघरों को घर देना है, 10 करोड़ वैसे लोगों को, महिलाओं को टॉयलेट की सुविधाएं देनी है जिनको आज तक 70 सालों में वंचित रखा गया था। और इसका मतलब यह है कि 7 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस के चूल्हे देना है जिनको अंधेरा था। ठीक है, राष्ट्रवाद का मतलब व्यापक है। ठीक है संजीव जी, 1 मिनट, तो 1 मिनट संजीव जी, 1 मिनट जी, 10 सेकंड में आपका कमेंट है, फिर मैं ब्रेक लूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में जो लिखा गया, जो कहा गया और राष्ट्रवाद की बात की गई, उसमें प्रधानमंत्री कल जब अपना भाषण दे रहे थे तो उसमें एक चीज सामने दिखी, उन्होंने कहा राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा। इसके अलावा उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। इस सफाई के लिए उतरे कौन? उतरे थे अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो जीरो टॉलरेंस और मस्कुलर स्टेट की बात की है। वहीं कांग्रेस ने इनके उग्र राष्ट्रवाद और हिंदू कार्ड के खिलाफ, मुझे ऐसा लगता है उनका जवाब कांग्रेस का पंजा आर्थिक नीतियों के साथ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिबेट को ओपन करेंगे। 370। मैं चाहूंगा कि इस हिस्से में रोहित और आलोक को मेरे साथ जरा स्क्रीन पर रखा जाए और मैं एक एक मुद्दे पर इन दोनों की राय जानूंगा, न्याय और राष्ट्रवाद को लेकर। आलोक जी, सबसे पहले आप, इनफैक्ट ये सवाल दोनों लोगों के लिए है। न्याय स्कीम में जोरदार तरीके से इस बात की घोषणा की गई है कि 20% गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। मैं जिक्र करूंगा, हालांकि आप ये बोल देंगे कि सैम पित्रोदा की बातों से आप सहमत नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि मिडिल क्लास पर बोझ डाल दिया जाएगा टैक्स का। विस्तृत कार्य योजना क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि जीडीपी हमारा लगभग 2 लाख करोड़ का जीडीपी है और लगभग 12% के हिसाब से वो प्रतिवर्ष बढ़ता है। अगर केवल उसी के इस्तेमाल को ओरिएंटेशन किया जाए तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई टैक्स बढ़ेगा। पी चिदम्बरम जी ने इस सवाल के उत्तर में बहुत क्लियरली उस दिन फर्स्ट डे ही बोल दिया था। सैम पित्रोदा जी ने किस कंटेक्स्ट में बोला, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सैम पित्रोदा जी ना इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से आते हैं, ना ही उनका इस तरह नहीं, लेकिन जो आपका मैनिफेस्टो बना, सर, इस समिति में थे ना वो सैम पित्रोदा। सर एक मिनट, मैनिफेस्टो की कमेटी में सैम पित्रोदा जी नहीं थे। पहली चीज तो 2.5 महीने वो अभी यूएसए रहकर आए हैं, अगर वो होते तो यूएसए में नहीं रहते। लेकिन आपने जो मूल सवाल पूछा है, मैं उसको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि कहीं पर कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा। यूएसए रहकर आए हैं, अगर वो होते तो यूएसए में नहीं रहते। लेकिन आपने जो मूल सवाल पूछा है, मैं उसको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि कहीं पर कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा, कोई सब्सिडी कम नहीं होगी और ना ही जो मोदी जी ने 5 साल तक 15 लाख रुपए दिए वो किसी से वापस लिए जाएंगे। ठीक है रोहित, आप लोग इस न्याय स्कीम से डर गए, इसलिए राष्ट्रवाद को आगे कर दिया। देखिए, न्याय स्कीम से तो देश डरा हुआ है कि एक दोबारा से घोटाला होने की शुरुआत हो सकती है। जिस तरीके से घोटालों पे घोटाले पिछले दिनों देखे गए हैं और सबसे बड़ी कांग्रेस से जनता का विश्वास उठ चुका है। इन्हीं के नेता कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है उस पर हम बोझ डालेंगे और उसके बाद जनता को देंगे। देखिए, जनता की जेब से पैसा निकालने वाले हैं और इनके मैनिफेस्टो के अंदर जो मैनिफेस्टो, देखिए हमारा तो संकल्प पत्र है, इनका मैनिफेस्टो जो है उस मैनिफेस्टो के अंदर एक लाइन भी मिडिल क्लास के लिए नहीं है। तो मिडिल क्लास की कमर तोड़ने का काम ये लोग करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, गरीबी हटाएंगे, गरीबी, अरे न्याय तो देश के अंदर मोदी सरकार ने किया है। जिस गरीब को 1.5 करोड़ आवास योजना के तहत आवास देने का काम किया हो, चाहे मां को शौचालय बनाकर सम्मान देने का काम किया हो, इतना ही नहीं 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम किया। सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना सीधा सीधा दिया गया। इतना ही नहीं, देखिए जिस तरीके से एक मां के लिए आंसू पहुंचने का काम मोदी सरकार ने सिलेंडर देकर किया हो। और मैं तो कहूंगा जिसने गरीबी देखी ही नहीं है वो क्या किसी को जल्दी से जवाब मां को देखा है, बार एक विषय उठाया जाता है। एक और आलोक जी सुनिए, देखिए सबसे बढ़िया आलोक जी से, राहुल जी से पूछा कि राहुल जी करें, पी चिदम्बरम जी बताएंगे, कभी राहुल जी बोलते सुरजेवाला जी बताएंगे, अरे क्या देंगे उसका फिर स्टेट्स पे डाल देते हैं। ठीक है, जवाब जल्दी जवाब दे लीजिए। जवाब उसका कारण है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो एक ही व्यक्ति से शुरू होता है, मैं से, और अंत का पेज जो है उस पर भी मैं पर ही खत्म होता है। इसलिए वहां पर चिदम्बरम साहब की भी राय ली जाती है, सुरजेवाला साहब की भी राय ली जाती है। बार बार घोटालों का जिक्र होता है। हम तो पूछना चाहते हैं भाई, 5 साल से आप लोग पकौड़े तल रहे थे। 12 लाख करोड़ का घोटाला, 1,76,000 करोड़ का घोटाला, जो लोग 2G के अंदर हम लोगों ने जेल में डाले वो आप लोगों ने बरी कर दिए। दूसरी चीज, जहां तक जनता की जेब से आप बात करते हैं, पेट्रोल और डीजल पर 17 बार एक्साइज ड्यूटी लगाकर 10 लाख करोड़ रुपया जनता की जेब से निकालकर खजाना किसने भरा वो देश ने देखा है। जहां तक आप बार बात कर रहे हैं गरीबी की, केवल यूपीए 1 और यूपीए 2 में 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं। एक मिनट सर, अंतिम बात जी, आप गरीबी से बहुत प्यार करते हैं,
गरीबी रेखा क्या है आपकी सरकार की, जरा सबसे पहले वो बता दीजिए। आप 5 साल में तय नहीं कर पाए। गरीबी रेखा हमारे लिए ये है कि गरीब को घर भी मिले, गरीब को हेल्थ इंश्योरेंस भी ये मिले। नहीं होती है, नीति आयोग तय करता है गरीबी रेखा क्या है, और 5 वर्षों में ये सरकार गरीबी रेखा क्या है वो तय नहीं कर पाई। आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, सुन लीजिए, देखिए धैर्य आप बताइए ना, आप गरीबी रेखा क्या है, आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, बताइए गरीबी रेखा क्या है। कभी गरीबी देखी है? राहुल गांधी हटाएंगे, अरे गरीबी तो इंदिरा जी भी हटा रही थी, राजीव जी भी हटा रहे थे, राहुल जी भी हटा रहे हैं, अरे प्रियंका जी भी हटाएंगे। महत्वपूर्ण यहाँ पे विषय गरीबी हटाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। दूसरी बात, आप लोगों के लिए गरीबी रेखा क्या थी? 27 रुपए और 32 रुपए, ये आपके लिए गरीबी रेखा थी। दूसरा विषय यहां पर यह है, मैं आलोक जी आपसे बड़े, आप सम्मानजनक है, लेकिन मुझे आप ये बता दीजिए किस तरीके से आप हटाएंगे। आपने आयुष्मान भारत जो योजना, इतनी अच्छी योजना थी, गरीबों को हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात थी, आपने स्टेट्स में लागू नहीं होने दिया। आपने किसानों को जो लागू नहीं करने दिया। आयोग जी 15 सेकंड में 27 और 32 रुपए कमेटी की रिकमेंडेशन थी, जिसको सरकार ने नहीं माना था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं छोटे भाई, 5 साल हो गए, नीति आयोग ने आज तक गरीबी रेखा क्या है ये निर्धारित क्यों नहीं की? आज तक हमेशा कभी भी रुपए के एक मिनट आपका जो मैंने एक मिनट सर, फिर आप देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था आपके, ये गलत तरीका है ना आपका, ये भाजपा के प्रवक्ताओं का गलत तरीका। जब मैं शांति से सुन रहा हूं तो आप शांति से सुनिए। मैं फिर सैम पेट्रोडा के भाग गए, मैं बार-बार ये कह रहा हूं, पत्र है, मैं फिर बार-बार कह रहा हूं लोगों के मन की बात, इस तरह से 6 करोड़ लोगों के टॉपिक क्या था, पहुंच कहां जाएंगे? के बाद 6 करोड़ लोगों के रोहित एक पॉइंट को छोड़िए, अब आगे बोलते रहिए, मेहमान भी हमारे साथ है। 1 मिनट रोहित, 1 मिनट रोहित, 1 मिनट गरीबी रेखा क्या जरा बता के जाइए। आप गरीबी रेखा राहुल नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि 5 साल में गरीबी रेखा क्या तय नहीं कर पाया, गरीबी कोई नहीं कर पाया, ठीक है ना। 1 मिनट शांत रहिए, शांत रहिए। रोहित 5 सालों में आप लोगों ने बहुत ठोस कर लिया होता तो इसको आगे रख दिए होते। 771 से आप लोग गरीबी हटा रहे हैं, गरीबी बार बार मुद्दा है, गरीबी मुद्दा बना रहेगा इस देश के चुनावों में। ठीक है, ठीक है, रोजगार की बात नहीं करेंगे, ठीक है, ये रोजगार की बात करेंगे, यही कब आप लोग खींचते युवाओं को रोजगार नहीं रहेंगे, ये मुद्दा। गरीबों का ध्यान किसी को नहीं है, सच यह है कि गरीबों का ध्यान किसी को नहीं है, देश की जनता जानती है इसे। आइए राष्ट्रवाद पर थोड़ी सी चर्चा कर ले। आलोक जी, इन दोनों लोगों को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। आपके नेता बयान देते हैं, बड़ा आसान है ये कह देना, आप लोगों ने लगातार कहा है कि ये हमारा व्यक्तिगत बयान नहीं, ये हमारी पार्टी का बयान नहीं। ठीक है, बयान भी भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन अगर आप लोग ठोस कार्रवाई करते तो चुनावी मौसम में बीजेपी को मुद्दा तो नहीं मिलता, मौका तो नहीं मिलता। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर किसी ने कोई बात कही है, अगर गलत है तो मैं उसका पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए बिरयानी खाए आए, देश का मीडिया चैनल एक बार नहीं पूछ रहा भाई कौन सी राष्ट्रभक्ति है। देश के प्रधानमंत्री 9 बार नवाज शरीफ से पप्पी झप्पी लें, वो सब अच्छा है। पंजाब के चुनाव में कहें कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा, और उसके 1 महीने के बाद इंडस वाटर ट्रीटी मजबूत कैसे हो, 22 लोगों का डेलीगेशन चला जाए, ये राष्ट्रभक्ति है क्या आप लोगों की? रोहित जल्दी जवाब। ISI जांच कर रहे हैं, ठीक है, छोटा छोटा पॉइंटर रखे, जवाब लेते चलिए। अमित शाह कहें ये मास्टर स्ट्रोक, 10,000 पत्थरबाजों को आप छोड़ दें, सेना के ऊपर केस लद जाए तो मोदी साहब श्रीनगर में भाषण दें, मेरी सरकार में भाइयों बहनों पहली बार। ठीक है, सच है कि नहीं? देखिए, हमारा ही मैनिफेस्टो है, मैं कहूंगा जूम करके इसको दिखाइएगा, यहां क्या लिखा हुआ है। नेशन फर्स्ट लिखने से कुछ थोड़ी ना होगा, सवाल का उत्तर दो। मोदी जी बिना बुलाए क्यों गए? पार्टी के लिए परिवार पाकिस्तान मोदी जी बिना बुलाए क्यों गए? उन्होंने भी लिखा है गरीबी अरे भाई, उसका उत्तर है क्या? सैम पिट्रोडा कहते हैं मुझे बता दो, मैंने राष्ट्रवाद के ऊपर सवाल पूछा था, अब आप उस पर भाग गए। नहीं, अरे संदीप दीक्षित हम केवल उतना ही नहीं। अरे भाई, आपके वीके सिंह ने हुड्डा जी जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे, उनके लिए क्या कहा था? सेना डाकू है, वो मंत्री के ऊपर वीरप्पा मोइली अध्यक्ष को झूठा बोलते हैं। अरे किस तरीके से सवाल पूछे, आपके पास एक का उत्तर। गुलाम नबी आजाद जो कहते हैं, वो कहते हैं सिविलियंस को ज्यादा मारती है। ISI जांच करने आती है तो कहते हैं मास्टर स्ट्रोक आ रहे हैं। और राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी मास्टर स्ट्रोक का क्या ISI जांच करने आया? ठीक है, 10,000 पत्थर। रोहित एक सवाल और फिर आज के सवाल जवाब। रोहित 1 मिनट, रोहित 1 मिनट, रोहित प्लीज, आप सब लोग ऐसे नहीं, एक सवाल रोहित 1 मिनट बताइए, रोहित 1 मिनट, अरे सवाल तो मेरे होंगे ना। ठीक है रोहित 1 मिनट, आप लोगों ने कहा 370-35 से हटाएंगे,
पीडीपी के साथ सरकार थी, उस समय केंद्र में भी आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं हटाया? एक सवाल ये। दूसरी बात यह कि जेडीयू ने असहमति जता दी है, मतलब एनडीए की सरकार बनेगी तो एनडीए का एजेंडा नहीं होगा, भाजपा का एजेंडा है। इस सवाल को मैंने कल भी उठाया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। हमने कहा जिस तरीके से राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी आते ही हम तुरंत उसको, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा जेडीयू असहमत होगी तभी, मैंने किस तरीके जेडीयू असहमत होगी तभी मैंने कहा, देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू असहमत होगी तभी। मैं एक बात को बहुत कटिबद्ध हूं, सीधा जवाब दीजिए ना। देखिए मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें लिखा है कि 370 पहले बताइए भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और नतीजे आपके पक्ष में आए। आलोक जी कितने भी एक मिनट बताइए, नतीजे आपके पक्ष में आए, सरकार किसकी बनेगी, भाजपा की या एनडीए की? नहीं, देखिए रोहित पहले बताइए सरकार किसकी बनेगी? सरकार आएगी, जाएगी, सरकार रहेगी, देश। रोहित जवाब दीजिए ना, पहले सीधा था। रोहित जवाब दीजिए, पहले सीधा था। रोहित जवाब दीजिए, पहले सीधा था। अगर नतीजे आपके पक्ष में आए, मेरी शुभकामनाएं आपको। सरकार किसकी बनेगी, भाजपा या एनडीए? भारतीय जनता पार्टी की। धन्यवाद राकेश जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकार किसकी, भाजपा या एनडीए? सरकार किसकी, भाजपा या एनडीए? मैं एक बात कह दूं, रोहित सरकार किसकी? 35 से भी हटेगा और 370 भी हटेगा। हटेगा। जवाब देंगे, लेकिन एक और भाजपा या एनडीए? आज कश्मीर की रोहित ने 10 बार सवाल पूछूंगा, जवाहरलाल नेहरू है। अगर आप नहीं जवाब देंगे मैं दूसरे मेहमान का रुख करूंगा। रोहित सरकार, राहुल जी जैसे लोग सरकार छोड़ के 3 साल में भगोड़े हो गए। ठीक है, नेहरू जी जिम्मेदार, नेहरू जी जिम्मेवार है। आज आप लोग शांत हो जाइए, रोहित आप जवाब नहीं देंगे ना, मुझे मालूम है आपके पास जवाब नहीं है। रोहित मुझे मालूम है आपके पास जवाब नहीं है। आप लोगों को धारा 370 पर ही वोट मिला था, राम मंदिर पर वोट मिला था, आपने कुछ नहीं किया। इस बार कोई आ गया एजेंडा, आपको वोट नहीं देगी जनता, वोट नहीं देगी आपको। सेना के शौर्य। एक मिनट आप दोनों लोग शांत रहिए, एक मिनट रोहित प्लीज। रोहित मेरा आपसे एक आग्रह है, आपके घोषणा पत्र, संकल्प पत्र से क्या नफा नुकसान होगा ये दीगर बात है, लेकिन इस समय हमारे दर्शकों का नुकसान जरूरी हो रहा है कि आप लोग क्या कहते हैं वो नहीं सुन पाते। तो मेरा ये आग्रह है कि आप लोग जो बात करें अपनी बात करें और एक बोले और दूसरा सुने तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें लाभ उसी जनता का। एक मिनट आलोक जी, मैं दूसरे मेहमानों का रुक फिर आता हूँ। धारा 370 को हटाने के लिए 5 साल में आप एक कदम चले हो तो बता दीजिए। आप समर्थन दीजिए ना, आप समर्थन देंगे क्या? कोई नहीं बोलेगा। नहीं रोहित और आलोक जी आप लोग नहीं बोलेंगे प्लीज, नहीं बोलेंगे ना। रोहित एक मिनट शांत होइए। प्रोफेसर संजीव तिवारी आप बोल रहे हैं। प्रोफेसर संजीव तिवारी नहीं, प्रोफेसर संजीव तिवारी आप 10 साल बाद राहुल गांधी शांत होंगे, 2 महीने पाकिस्तान जाएंगे। एक मिनट रोहित आप शांत होइए, रोहित आप शांत होइए। प्रोफेसर संजीव तिवारी लोगों की आवाज शांत करिए, इनको हराएगी। संजीव तिवारी आप बोल रहे थे इनकी असभ्य भाषा इनको हराएगी। आलोक जी इनकी असभ्य भाषा इनको हराएगी। मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। जो सवाल पूछे वही पाकिस्तान चला बताइए। आप दोनों लोग शांत होंगे। मैं ये कहने में कर दूं कि देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां दरअसल बहस को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। आप दोनों लोग शांत होंगे, दोनों लोग शांत होंगे। आप दोनों लोग किसी को सुनना नहीं चाहते, कोई नहीं बोलेगा। संजीव तिवारी आप बोल रहे थे। प्रश्न था आलोक जी से। राहुल गांधी जी ने कहा कि 12,000 प्रत्येक महीना देंगे और न्याय एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक होगा जिससे गरीबी जो इनके 4 वंशज हटाते रहे वो इस बार हट जाएगा। हम बाद में यह कहा गया कि 72,000 रुपया देंगे। साल में 12 महीने होते हैं, अगर 12,000 को 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि आलोक भाई का मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है। 1 लाख जवाब ले लीजिए, आते हैं। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। गड़बड़ाया हुआ नहीं, मेरा कैसे गड़बड़ाया हुआ? ठीक है, 6,000 रुपए महीना का है। नहीं, 12,000 रुपए महीना कहा है साहब। उन्होंने कहा 12,000 की सीमा से नीचे जो लोग हैं। आप लोग सुनते तो नहीं है ना, दिक्कत ये पूरे देश आप लोगों को केवल आरोप लगाने की आदत पड़ गई। आरोप नहीं लगाया। अरे भाई, मैं तो ये 12 छिका 72 होते हैं। जरा पहला दूसरा जो नहीं, मुझे बताइए पेंशन कितनी दे रही है भाजपा? मेरी बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए। बताइए ना कितनी दे रही है। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपको गरीबी रेखा की बात बताता हूँ। कोई सवाल नहीं पूछ रहा। गरीबी रेखा की बात बताता हूँ। पेंशन मिलेगी किसान को ना, कितनी मिलेगी भाई? बताइए गरीबी रेखा की बताइए ना कितनी मिलेगी। अरे बताइए ना, छोटे व्यापारी को कितनी पेंशन मिलेगी? नहीं किया है भाजपा ने। बोलिए ना, पूछिए ना बीजेपी से। दूसरी बात कांग्रेस आपने क्या किया? बताइए, बता दीजिए।
उसमें? नहीं, एक मिनट, आप तीनों लोग एक मिनट शांत होइए। एक मिनट हो गया, ठीक है, एक मिनट नहीं, एक मिनट शांत होइए, एक मिनट शांत होइए ना, एक मिनट, रोहित प्लीज, आलोक जी प्लीज, और आप तीनों लोग शांत होइए। ठीक है, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज, एक मिनट संजीव जी प्लीज 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 प्लीज, नहीं, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, एक मिनट रुकिए ना भाई, अरे एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। डॉक्टर आशुतोष, सबसे ज्यादा तो आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना है, सीटें भी छोड़ देते हैं, एक पीछे से सहमति भी दिखाई देती है। आप कहते हैं पोलराइजेशन नहीं करते, आप अलग से वोट भी मांग लेते हैं। आप ये भी कहते हैं कांग्रेस को वोट मत दीजिए। क्या हिसाब किताब गुणा गणित है आप लोगों का? राकेश जी, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कंफ्यूज सबको कर रही है, खुद भी कंफ्यूज है, अभी प्रवक्ता भी कंफ्यूज है। कभी कहते हैं मैनिफेस्टो है, कभी कहते हैं संकल्प पत्र है, और ये कभी कहते हैं हम हटाएंगे, 70 हटाएंगे। तो और ये कर क्या रहे हैं? महबूबा मुफ्ती के पास राम माधव जी जाके लिखते हैं कि जब तक जो है हमारी सरकार आपके साथ रहेगी हम 370 पे, और मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, इससे बीच मत बोलिए, 370 पे मैं कुछ नहीं करूंगा और आर्थिक 38 पे नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो है सरकार आते हैं और अपने घोषणा पत्र लेके आते हैं, दूसरा वादा ये करते हैं कि कश्मीरी पंडित को लेके आएंगे। मैंने डॉक्टर आशुतोष को समय दिया, आप बीच में आ गए। डॉक्टर आशुतोष 30 सेकंड आपके पास। डॉक्टर आशुतोष एक मिनट, रोहित प्लीज, 80% हिंदू भी रहता है, ये मत भूलिए। रोहित प्लीज, हिंदू मुसलमान करने, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर आशुतोष, आप लोग मांग रहे हैं, आप लोग कहते हैं भैया 90% कमलनाथ जी। राकेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी रोहित एक मिनट ना, रोहित मेरे पास बस 2 मिनट समय है, रोहित मेरे पास बस 2 मिनट समय है, मैंने आलोक जी को रोका भी है इसीलिए। एक मिनट डॉक्टर आशुतोष, जल्दी बात पूरी। डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अरे डिरेल तो आप लोगों ने भी किया है ना पूरे चुनावी माहौल में, ठीक है। डॉक्टर आशुतोष जल्दी अपनी बात पूरी करिए। अरे देखिए, दूसरी बात इन्होंने कश्मीरी पंडितों के बारे में किया, बहुत इमोशनल गेम खेलते हैं कि इन्होंने 2014 में कहा, मैंने आपसे सवाल यूपी को लेकर ठीक है, एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट शांत होइए, एक मिनट शांत होइए, एक मिनट शांत होइए, एक मिनट शांत होइए, एक मिनट शांत होइए। सत्यप्रकाश जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, राहुल गांधी जो भी प्लीज या पहले बोलने ही नहीं दे, आपने अभी हमने बोला नहीं, मेरे पास डिबेट को छोड़ रहा हूँ मैं, अगर ये तरीका आप सब लोग शांत होइए। मनीष जी, आपका कंक्लूसिव कमेंट। नहीं, मैं डिबेट को खत्म करूंगा ना, सब लोग लड़ रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब सिर्फ मनीष जी बोलेंगे, उसके बाद मैं डिबेट खत्म करूंगा। एक मिनट सब लोग शांत होइए, एक मिनट सब लोग शांत रहिए। नहीं, मैं डिबेट ही खत्म कर रहा हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं डिबेट खत्म कर रहा हूँ, मैं डिबेट खत्म कर रहा हूँ, मैं डिबेट खत्म कर रहा हूँ। मनीष जी, आपका कंक्लूसिव कमेंट। मैं डिबेट खत्म कर रहा हूँ, आप सब लोग शांत रहिए। नहीं, एक मिनट रोहित, आप शांत रहिए, सबकी आवाज डाउन करिए। आप सब लोग शांत रहिए। नहीं, एक मिनट रोहित, आप शांत रहिए, सबकी आवाज डाउन करिए। एक मिनट, नहीं नहीं, सब लोग शांत रहिए। मनीष जी, आपका कंक्लूसिव कमेंट। एक मिनट, ठीक है, मैं करूंगा ना, सब लोग लड़ रहे हैं तो। रोहित, मनीष जी, ठीक है, रोहित, एक मिनट मनीष जी, आपका आखिरी कमेंट। मेरा स्कीम का पूरी पोल खोल देता तो आप बीच में कूद गए। ठीक है, अरे ठीक, मेरा घोर विरोध है। ठीक है, ठीक है, आपका विरोध सिर माथे पर है। अरे आपका विरोध सिर माथे पर है ना, ठीक है। मिश्रा जी, मिश्रा जी, ठीक है, मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी, अरे साहब, कांग्रेस का कूद गया जो उसके न्याय स्कीम की पूरी दर्जी भारत की जनता। बोलिए ना जनता के बीच में जाकर। ठीक है, ठीक है मनीष जी, एक मिनट, एक मिनट, आपने इनको जितना, एक मिनट, आलोक जी कूद गए। आलोक जी, एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, मैं खत्म कर दूं, एक मिनट कोई नहीं बोलेगा। कभी नहीं देखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतनी अभद्रता मैंने इतने सीनियर व्यक्ति में कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं आपकी दुखती, मैं आपकी पोल खोलता। ठीक है, ठीक है, अरे अभी बहुत समय पोल खोलिएगा। अरे राजभवन कहता था कि 10 रुपए में खाना। मिश्रा जी, एक मिनट, हम 6,000 देंगे। मिश्रा जी, एक मिनट, चलिए मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ। आप या तो बराबर का समय दीजिए। ठीक है, अरे बराबर के हिसाब से देश में आप लोग भी चुनाव लड़ते ना, जिस हिसाब से देश में आपका योगदान है, आपकी पार्टी का उतना ही समय मिलेगा ना नेशनल चैनल पर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं समाप्त कर रहा हूँ आज की डिबेट को।